हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी बैचलर्स। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड के बारे में, जो कि हमारा है फंडामेंटल राइट्स को लेके। तो फंडामेंटल राइट्स सबसे पहले तो होते क्या हैं? ये वो अधिकार हैं जो अगर हमसे छीन लिए जाए तो हम कोर्ट में जा सकते हैं कि हाँ भाई ये बात थी और हमारा ये अधिकार छीन लिया गया। और अगर हम सही कह रहे हैं तो कोर्ट उनके खिलाफ रिट्स जारी करता है। तो अभी देखते हैं कि कौन कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और उनसे अगर हमें वंचित करवा दिया जाए और हम कोर्ट में जाएं तो कोर्ट उनके खिलाफ क्या क्या रिट्स जारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं फंडामेंटल राइट्स की थोड़ी डिटेल दे दूं। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 टू 35 कवर करते हैं और इनको मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? बहुत पहले यूके ब्रिटेन के जो किंग क्वीन थे, उन्होंने मैग्ना कार्टा नाम से एक डॉक्यूमेंट निकाला था, जिसमें उन्होंने बोला था कि भाई सभी राइट्स किंग और क्वीन के पास ही नहीं है, पब्लिक के भी अपने कुछ राइट्स हैं जिनसे अगर उन्हें वंचित करवा दिया जाए, जिनका अगर वोलेशन किया जाए तो वो किंग क्वीन के पास आ सकते थे कि हमारे ये राइट्स थे और हमसे ये छीन लिए गए हैं। तो उनको मतलब जस्टिस मिलेगा वहां पे, इसीलिए इसका नाम भी मैग्ना कार्टा उसी के नाम पे पड़ा है। अब फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो हैव लिमिट्स। फंडामेंटल राइट्स की कुछ लिमिट्स भी हैं, ये लिमिटलेस नहीं है कि आप जैसे हमारा राइट है फ्री टू रोम एनीवेयर इन इंडिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जाके प्रेसिडेंट के घर में घूमोगे, भाई वो धर लेंगे, मारेंगे बहुत। तो तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स वहीं तक, मतलब उनकी लिमिट्स वहीं तक है जहां तक तुम किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को वोलेट नहीं कर रहे। अगर तुम दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को वोलेट कर रहे हो तो फिर तुम्हें तुम्हारा कोई मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई मेरा फंडामेंटल राइट है ये। अब राइट टू स्पीच है जैसे तुम्हारा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरे बंदे को गाली बकोगे, भाई वो उसका भी तो राइट्स है, वो वहां पे वोलेट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं चलता है, इनकी भी कुछ लिमिट्स होती है, जस्टिसेबल इन नेचर होते हैं, उल्लंघन करने पर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं तो जस्टिस मिलेगा हमें। अब इनकी डिमांड कब कब हुई? फर्स्ट डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स की थी एनी बिसेंट ने, लेकिन वो मौखिक डिमांड थी, वर्बली की गई थी, लिखित डिमांड नहीं थी। फर्स्ट रिटन डिमांड, पहली लिखित डिमांड जो की थी वो की थी मोतीलाल नेहरू जी ने, नेहरू रिपोर्ट में 1928 में। उसके बाद कराची सेशन में और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी फंडामेंटल राइट्स की बात की गई। उसके बाद मंजूरी दे दी गई कि हाँ भाई ठीक है, अपने फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट मतलब आप बना लो कि हाँ भाई ये फंडामेंटल राइट्स हमें चाहिए। तो उसके लिए फिर तेज बहादुर सापरू कमेटी का निर्माण हुआ 1945 में, जो किया जवाहरलाल नेहरू जी ने। इस कमेटी का क्या काम था? इसने फंडामेंटल राइट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। नेहरू रिपोर्ट की जो फंडामेंटल राइट थी उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहले पार्ट में तो रखा गया पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स। इसमें वो अधिकार थे जिनसे अगर हमें वंचित कर दिया जाए तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे। दूसरे पार्ट में रखा गया डीपीएसपी को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, जो कि है हमारा पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिनसे अगर हमें वंचित करवा दिया जाए तो हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। इनिशियली वी हैव सेवन राइट्स। मैं बात कर रहा हूँ 26 नवंबर 1949 को, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तब हमारे पास सेवन राइट्स थे। लेकिन अभी हमारे पास ओनली सिक्स राइट्स, फिक्स फंडामेंटल राइट्स बचे हैं, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। राइट टू प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ था? ये था आर्टिकल 31 में और आर्टिकल 19 सब क्लोज एफ में। और अब ये कहाँ पे है? अब ये है आर्टिकल 300A में लीगल राइट है। तो ये था फंडामेंटल राइट का थोड़ा ओवरव्यू। अभी देख लेते हैं हमारे छह फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 टू 18 कवर करता है। फिर आता है हमारा राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 टू 22 कवर करता है। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 24 में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 टू 28 में। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हमारा फिफ्थ राइट है, जो कि है 29 एंड 30 आर्टिकल में। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हमारा आर्टिकल 32 में आता है और ये लास्ट हमारा राइट है। और इसमें क्या है? इसमें ये है कि अगर हमारे इन पांच राइट्स का मतलब वोलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और आर्टिकल 32 के अंदर अंडर ही सुप्रीम कोर्ट हमारा जो है वो रिट्स जारी करेगा कि हाँ भाई ये बात हुई थी। तो आर्टिकल 12 पे बात कर लेते हैं। ये देता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जो हमारे फंडामेंटल राइट है, उनमें जहां भी स्टेट का नाम आएगा वो इंक्लूड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट को।
मतलब लोकसभा, राज्यसभा, विधायिका, कार्यपालिका, स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर को, और लोकल गवर्नमेंट्स को, पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को। जहाँ पे भी स्टेट नाम आएगा वो इन सबको इंडिकेट करेगा। अब आते हैं आर्टिकल 13 पे। आर्टिकल 13 क्या कहता है? टर्मिनेशन ऑफ लॉ मेड अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स। मतलब फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट अगर कोई लॉ पार्लियामेंट बना रही है तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा कि भाई ये लॉ अब लागू हो ही नहीं सकता क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। अभी हम आते हैं अपने पहले फंडामेंटल राइट पे, जो कि है राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 से 18 तक कवर करता है। आर्टिकल 14 में कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को कानून की नजरों में एक समान देखा जाएगा। इसमें एक्सेप्शन है प्रेसिडेंट, एमएलए, एमपीज। ये एक्सेप्शन क्यों है? ये एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि भाई इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता सिविल मैटर्स पे, क्योंकि ये अपने डिसीजन खुद नहीं लेते, इनकी पूरी बैठक डिसीजन लेती है। तो इसीलिए इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 14 में एक और सब क्लोज भी है। वो कहता है कि ये जैसे कानून सबको देखेगा तो एक समान, लेकिन सजा देने की बारी आएगी तो वो उसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। जैसे अभी वो पगानी वाला केस था भाई, उसने दो बंदों को मार दिया था। मैं आपको एग्जांपल देख के समझाता हूँ। जैसे मान लो एक अडानी का बेटा है और एक मिडिल क्लास फैमिली से बंदा है। अब दोनों ने सेम क्राइम कमिट किया है, तो अगर दोनों को सेम सजा मिलेगी, जैसे मान लो दोनों को सजा मिली कि भाई आपको 10 लाख रुपए फाइन भरना है, तो मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा तो भाई उसका तो सब कुछ चला जाएगा ये फाइन फाइन में ही। और अडानी का बेटा है भाई, वो आराम से भर के निकल जाएगा। तो इसीलिए इस बेसिस पे सेम नहीं है कानून सबके लिए। यहाँ पे वो डिफर करता है कि हाँ भाई, मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट्स देख के ही वो सजा देता है। अब आते हैं आर्टिकल 15 पे। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स एंड बर्थ प्लेस। ये कहता है कि आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, मतलब मोलेस्ट नहीं कर सकते। हिंदी में याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं, लेकिन किसी के रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स या बर्थ प्लेस को लेके आप उसको मतलब उसका मजाक नहीं बना सकते। इसका ये प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 15। और इसमें 5 सब क्लोज है। पहला और दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला तो यही है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, बर्थ प्लेस। तो इसका आर्टिकल 15 सब क्लोज 3 क्या कहता है? स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रंस। महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करवाता है। आर्टिकल 15 सब क्लोज 4 क्या कहता है? कि स्पेशल प्रोविजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनली एंड सोशली एक्सप्लॉइटेड कैटेगरीज। जो एजुकेशनली और सोशली एक्सप्लॉइट है जो कैटेगरीज, उनके लिए ये स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है कि हाँ भाई, आप अपनी लैंग्वेज हो या आपका कल्चर हो, आप उनको डेवलप करने के लिए आपके पास राइट्स हैं, आप उन्हें कर सकते हैं, लेकिन ठीक वे में। और आर्टिकल 15 का सब क्लोज 5 क्या कहता है? कि प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर SC/STs टू टेक एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये वही सोशली एक्सप्लॉइटेड कैटेगरीज को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए भी कुछ रिजर्वेशन देता है। अब बारी आती है आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 में क्या है? आर्टिकल 16 में है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल सिटीजन्स इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी सिटीजन्स को समान अवसर प्राप्त होगा, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, रिजर्वेशन फॉर SC/STs इन पोस्ट। SC/ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए पोस्ट में रिजर्वेशन भी रहता है। तो अभी आते हैं हम आर्टिकल 17 पे। आर्टिकल 17 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अबोलिशन, मतलब ये नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 18 क्या कहता है? अबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट एक्सेप्ट डॉक्टरेट्स एंड डिफेंस पर्सनल। मतलब डॉक्टरेट्स और डिफेंस पर्सनल को छोड़ के कोई भी टाइटल नहीं लगा सकता। इसमें एक सब क्लोज भी है कि स्टेट किसी को कोई टाइटल नहीं दे सकता। मतलब जैसे मान लो पहले जो उपाधि दी जाती थी, वैसे स्टेट किसी को कोई टाइटल अब नहीं दे सकता, इस पे रोक है। अब आते हैं हम राइट टू फ्रीडम पे। ये आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें आर्टिकल 19 के सब क्लोज पूछे जाते हैं, जैसे ये जो 7 है, वैसे तो ये 6 है क्योंकि 19 आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 क्लोज F को जैसे राइट टू प्रॉपर्टी में इंक्लूड किया था, मैंने पीछे बताया भी था। तो अभी ये देख लेते हैं। आर्टिकल 19 कहता है कि ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट टू। सभी सिटीजन्स के पास राइट है। आर्टिकल 19 सब क्लोज ए, ये याद रखनी है भाई। इसको याद रखने की एक ट्रिक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को याद कर लिया ऐसे, फ्रीडम टू कंडक्ट अ कॉन्फ्रेंस एंड मीटिंग पीसफुली विदाउट आर्म्स, ये आर्म्स वाला है, ये एक ए से याद कर लिया।
फ्रीडम टू एसोसिएट यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने का फ्रीडम, ये भाई याद कर लिया यू से। फ्रीडम टू रोम एनीवेयर इन इंडिया, ये याद कर लिया आर से। फ्रीडम टू लिव एनीवेयर इन इंडिया, ये याद कर लिया भाई एल से। और फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ये याद कर लिया बी से। तो इसकी ट्रिक होगी, यूआरएल आपको पता है ना क्या होता है, जो मतलब जैसे आप गूगल ब्राउजर पे सर्च करते हो यूआरएल, तो ऐसे यूआरएल भी ऐसे आप मतलब थोड़ा सा माइंड में ला सकते हो। ये ट्रिक ठीक ही रहेगी भाई, बाकी और कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा। आप ऐसे याद कर लेना, ऐसे यूआरएल भी, मतलब ऐसे यूआरएल भी होते हैं। तो ऐसे से हो गया स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए से हो गया विदाउट आर्म्स, यू से हो गया यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आर से रोम एनीवेयर, एल से लिव एनीवेयर, और बी से बिजनेस ऑक्यूपेशन या फिर कोई भी प्रोफेशन हम करना चाहें वो। ये सीक्वेंस में याद करना जरूरी है, ये पूछे जाते हैं। और कभी ये ऑक्यूपेशन बिजनेस वाला पूछा जाए और आप 19 सब क्लोज 1 क्लोज एफ लगाया हो, तो वो भी गलती माना जाएगा, क्योंकि ये अब रद्द कर दिया गया है, ये आर्टिकल 300A में मैंने पीछे बताया भी था। अभी आते हैं आर्टिकल 20 पे। आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर आपने कुछ ऑफेंस किया है तो उनके कन्विक्शन में आपको मतलब संरक्षण दिया जाएगा। इसमें सबसे पहला आता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या होता है भाई? ये होता है कि भाई मतलब आपको 24 घंटे में पेश करना है वहां सामने, और आपको मतलब क्राइम बताना है, ये यही सब ही है ये। इनमें यही सब इंक्लूड होता है कि भाई 24 घंटे में पेश किया जाना चाहिए, आपको अरेस्ट करने से पहले क्राइम बताना चाहिए। 20 सब क्लोज 2 में क्या, प्रोविजन ऑफ सिंगल पनिशमेंट फॉर सिंगल ऑफेंस। अगर एक ऑफेंस किया है तो उसे मतलब एक ही सजा मिल सकती है उस ऑफेंस के लिए। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में एक ये भी चीज आती है कि उसे तब तक अपराधी नहीं माना जाता जब तक उसका अपराध सिद्ध नहीं हो सकता। आर्टिकल 20 सब क्लोज 3 क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। हम किसी को उसके खुद के खिलाफ गवाही देने पर मजबूर नहीं कर सकते, ये कहता है आर्टिकल 20 का सब क्लोज 30। लेकिन हम उसका ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, फिंगरप्रिंट्स ले सकते हैं, राइटिंग करवा सकते हैं, डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं, नार्को टेस्ट करवा सकते हैं। ये चीजें हम जो है वो करवा सकते हैं। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसमें भाई बहुत सारे राइट्स इंक्लूड है। जैसे आपका हो गया राइट टू ईट, हो गया राइट टू प्राइवेसी, हो गया राइट टू मतलब राइट टू शॉपिंग, हो गया वो जितने भी। अगर आप जैसे सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आपसे मान लो क्वेश्चन में दे दिया कोई राइट, और आपने वो सभी राइट्स याद कर लिए, लेकिन वो राइट्स आपने कहीं पढ़ा नहीं, तो वो आर्टिकल 21 में होगा। तो ये रहता है आर्टिकल 21। अभी आते हैं आर्टिकल 21 सब क्लोज ए। सब क्लोज ए में क्या है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रंस ऑफ 6 to 14 ईयर। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, ये हमारा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया था। अभी आते हैं आर्टिकल 22 पे। आर्टिकल 22 क्या कहता है? कंजर्वेशन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट तुम्हें क्या क्या संरक्षण दिए जा सकते हैं? 22 का सब क्लोज 1 क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। हाँ, वही बात है कि भाई किसी को इन्फॉर्म किए बिना आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते, और 24 घंटे से पहले मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। और उसको खुद का अधिकार है कि भाई वो अपना मनचाहा वकील चुन सकता है। तो अभी आते, और हाँ एक और बात की, अगर इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 19 को हमारा जो प्रेसिडेंट है रद्द कर सकता है, आर्टिकल 19 को। और आर्टिकल 359 कहता है कि प्रेसिडेंट कैन टर्मिनेट ऑल फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ये चीज भी याद रखना कि आर्टिकल 20 और 21 को फंडा 21 को प्रेसिडेंट जो है वो रद्द नहीं कर सकता, बाकी सभी को कर सकता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये थोड़ा सिंपल सा है कि जैसे मान लो आर्टिकल 23 है, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी पे प्रोहिबिशन। एक्सेप्शन स्टेट कैन फोर्स यू टू, हाँ इसमें ये एक्सेप्शन भी है कि स्टेट तुमसे मतलब अगर यूनियन को जरूरत है कि हाँ भाई देश को रक्षा की जरूरत है, तो स्टेट तुम्हें ड्यूटी के लिए बुला सकता है, ये एक्सेप्शन है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोहिबिशन है।
और आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर अंडर 14 ईयर्स, हाँ भाई 14 साल के कम बच्चों को हजार्डस इंडस्ट्रीज में काम करवाना, या फिर मतलब ये प्रोहिबिशन है, ये भी मतलब प्रोहिबिशन को क्या कहते हैं यार हिंदी में, याद नहीं आ रहा, बाकी आप सभी को पता ही होगा मीनिंग। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है अगला। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में भी सिंपल आर्टिकल 25 फ्रीडम टू फॉलो एनी, हम किसी भी रिलीजन को और उसके कस्टम्स को फॉलो कर सकते हैं। आर्टिकल 26 कहता है कि हम कोई भी रिलीजियस प्रोग्राम या मीटिंग हमने करवानी है तो हम वो भी करवा सकते हैं, उसके लिए भी हमें फ्रीडम प्राप्त है, हमारा राइट है वो भी। अभी आते हैं आर्टिकल 27 पे। आर्टिकल 27 कहता है एवरी रिलीजियस इनकम इन इंडिया विल बी कंसिडर्ड एज टैक्स फ्री, कि इंडिया में जो भी रिलीजियस इनकम होगी वो टैक्स फ्री कंसिडर्ड करी जाएगी, उस पर कोई टैक्स नहीं रहेगा। अभी आते हैं आर्टिकल 28 पे। आर्टिकल 28 क्या कहता है, इफ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज फंडेड बाय द गवर्नमेंट, अगर कोई भी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या फिर कोई भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिसको गवर्नमेंट फंड कर रही है, वो रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवाएगा, वो किसी भी रिलीजियस के लिए एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवाएगा, ये कहता है हमारा आर्टिकल 28। अभी हम आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स पे, जो कि आर्टिकल 29 और 30 कवर करता है। आर्टिकल 29 कहता है कंजर्वेशन ऑफ वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज, इसका मतलब है कि माइनॉरिटीज अपने वेलफेयर को, अपनी लैंग्वेज, कस्टम्स या बिलीफ्स को कंजर्व करता है, उनका संरक्षण करता है। ये कह रहा है कि भारत में प्रत्येक प्रत्येक अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक तो यार आर्टिकल 30 में है, वैसे ये कह रहा है कि भारत में प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कस्टम, कल्चर का डेवलपमेंट कर सकता है, मतलब हाँ भाई बता सकता है कि ये हमारा कल्चर है, ये इतना अच्छा है, ये है, उनका संरक्षण कर सकता है। आर्टिकल 30 में यही बात माइनॉरिटीज के लिए कहा गया है कि माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया हैव द राइट टू एस्टेब्लिश रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फॉर देयर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। ये कहता है कि माइनॉरिटीज को अधिकार है कि वो अपने जो बिलीफ्स हैं, अपनी लैंग्वेज है, अपना कल्चर है, उनके डेवलपमेंट के लिए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पे। ये ये क्या है, ये वो है कि भाई मान लो अभी हमने अपने 5 राइट्स पढ़े आर्टिकल 14 से आर्टिकल 30 तक, तो उनमें से अगर किसी आर्टिकल का हमारा वोलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि हाँ भाई वोलेशन हुआ है या नहीं, और अगर हुआ है तो वो रिट जारी करेगा। ये आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में। इसमें एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 32। हाँ ये बात है कि रिट दोनों कोर्ट जारी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट मना भी कर सकता है कि भाई मैं नहीं कर रहा रिट जारी। मना क्यों कर सकता है, क्योंकि भाई आर्टिकल 32 जो है वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा, लेकिन हाई कोर्ट की रिट जारी करने के लिए जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 226, मतलब 226, आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 के तहत ही हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, और वो आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में तो आता नहीं। तो इस वजह से हाई कोर्ट हमसे मना भी कर सकता है कि भाई मैं नहीं कर रहा रिट जारी, तो फिर उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वैसे जो सही तरीका है वो है तो यही कि पहले आप हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट में बताओ कि ये बात है, मेरा ये राइट था और इसका वायलेशन हुआ है, और तब वो मना करे तो सुप्रीम कोर्ट जाओ। सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ठीक नहीं है, मतलब कानूनी तरीका ये है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने मतलब सबसे पहले यही पूछेगा आपसे कि हाँ भाई कौन से हाई कोर्ट में गए थे और किसने क्या मना कर दिया। तो चलिए अभी आते हैं आर्टिकल 32 पे। आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है भीमराव अंबेडकर जी ने, और ये हमने ब्रिटेन से बोरो किया था। इसमें 5 तरह की रिट्स होती है। पहली होती है हैबेकस कॉर्पस, दूसरी मैंडामस, तीसरी प्रोहिबिशन, चौथी सिरिटोरो, और पांचवी क्यू वारंटो। अब पहली जो रिट्स है हैबेस कॉर्पस, ये ये इसका मीनिंग है टू हैव द बॉडी ऑफ। इसका मतलब है कि मान लो जैसे आपको कोर्ट में लेके चले गए, जैसे आपने किसी को बंदी बना रखा, आपको कोर्ट में लेके चले गए, आपने बताया कि ऐसे ऐसे मेरा ये जो राइट था ये इसका वोलेशन हुआ है, तो वो पहले बॉडी मांगेंगे मतलब वो कहेंगे कि भाई उस बंदे को प्रेजेंट करो पहले। तो ये कहता है हैबेगस कॉर्पस। अगली आती है मैंडामस। मैंडामस में आता है वी कमांड। मैंडामस का मीनिंग होता है वी कमांड। इसमें क्या है, इसमें अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इंस्टीट्यूशन, लोअर कोर्ट, इनमें से कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करता है तो ये रिट जारी की जाती है मैंडामस।
उसके बाद आती है हमारी प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मीनिंग होता है टू फॉरबिड। ये लोअर कोर्ट्स के लिए जारी की जाती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट को बताता है कि भाई ये तुम्हारे अधिकार का बाहर का क्षेत्र है, तुम इसमें काम नहीं कर सकते, ये मैं देख लूंगा। उसके बाद आती है सीटोरियो, टू बी इन्फॉर्म्ड एंड सर्टिफाइड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई जैसे मान लो लोअर कोर्ट्स, ये भी लोअर कोर्ट्स के लिए ही जारी होती है। अब लोअर कोर्ट्स नहीं माने, उन्होंने डिसीजन दे दिया अपने बाहर के मैटर पे भी, जो उनके मतलब क्षेत्र का मैटर नहीं है उसके बाहर भी उन्होंने डिसीजन दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है कि भाई ये डिसीजन मान्य नहीं है, डिसीजन मैं दूंगा, वो मान्य है। अभी आते हैं सबसे लास्ट पे जो कि है क्यू वारंटो। इसका मीनिंग होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। ये किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या डिपार्टमेंट के खिलाफ जारी की जा सकती है। इसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को यह पूछ सकता है कि आपने किस अथॉरिटी से या किस वारंट से ये काम किया है। और अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गिल्टी पाया जाता है, तो वो एम्प्लॉय है तो उसे सस्पेंड भी किया जा सकता है, और डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट को बंद भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। लेकिन सर फंडामेंटल राइट्स आपने 12 to 35 बताया था, ये 33, 34, 35 कहाँ गए? तो भाई जैसे फंडामेंटल राइट्स में तो आर्टिकल 12 एंड 13 भी आ रहा है, लेकिन वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में तो इंक्लूड नहीं है ना। फंडामेंटल राइट्स तो हमारे जो स्टार्ट होते हैं वो राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से ही स्टार्ट होते हैं। लेकिन ये वैसे इंपॉर्टेंट है भी नहीं, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ क्या कुछ है इनमें। आर्टिकल 33 जो है वो कहता है कि किसी भी डिफेंस पर्सनल या सीएपीएफ हो या डिफेंस पर्सनल हो, इनके फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। आर्टिकल 34 कहता है कि किसी भी एरिया में अगर मार्शल लॉ लागू हो रहा है, मतलब मिलिट्री रूल, मार्शल लॉ मिलिट्री रूल अगर लागू हो रहा है किसी भी एरिया में, तो वहाँ के फंडामेंटल राइट्स को, वहाँ के जो बंदे हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। आर्टिकल 35 क्या कहता है? आर्टिकल 35 कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स के लिए नया कानून बना सकती है या फिर उसमें कुछ चेंजेस कर सकती है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं होती। और हाँ, एक और चीज, आर्टिकल जो हमारा है आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 16 हो गया, आर्टिकल 19 हो गया, आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 30 है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और आर्टिकल 30, ये जो है ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है, ये फॉरेनर्स के लिए नहीं है। ये उन्हीं के लिए है जिनके पास सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है। तो आजकल एसएससी डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है इनसे कि हाँ भाई वो इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही है, तो ये चीज़ भी थोड़ी याद रख लेना। सो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। कल के लेक्चर में हमने बात की थी पार्ट 1 एंड 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और सिटीजनशिप के बारे में था। आज हमने बात की है फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कल हम बात करेंगे पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में, जो जस्टिसेबल नहीं है, जिनके जिनसे वंचित होने पर हम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो इन पे कल बात करते हैं। आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।